नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि जापानी लोग हमेशा शांत क्यों रहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट विजेंद्र कंबोज। जापानी लोग हमेशा शांत क्यों रहते हैं? सोचिए, एक ऐसा देश जहां की ट्रेनें अगर मात्र 30 सेकंड भी लेट हो जाएं, तो रेलवे प्रशासन पूरे देश के सामने झुककर माफी मांगता है। जहां लाखों की तादाद में लोग प्रतिदिन टोक्यो जैसे बिजी और भीड़ भाड़ वाली मेट्रो में सफर करते हैं, लेकिन अंदर का सन्नाटा किसी गहरे पुस्तकालय जैसा प्रतीत होता है। मतलब एक शांत लाइब्रेरी। वर्ष 2011 में जब इतिहास की सबसे भीषण सुनामी और भूकंप ने जापान के कई शहरों को तहस नहस कर दिया, बिजली पानी का संकट खड़ा हो गया, तब भी वहां ना कोई लूटपाट हुई, ना ही किसी ने अपना आपा खोया। भूखे प्यासे लोग घंटों मीलों लंबी कतारों में अपनी बारी की प्रतीक्षा कर अत्यंत शांति और अनुशासन के साथ खड़े रहे। जब हम अपने चारों तरफ बेवजह हॉर्न की कर्कश गूंज, ट्रैफिक में छोटी छोटी बातों पर कलह, दफ्तरों की खींचतान और निजी जीवन की अशांति को देखते हैं, तो ये प्रश्न मन में उठता है कि क्या जापानियों को क्रोध नहीं आता? वो गुस्सा नहीं होते? क्या वे दर्द महसूस नहीं करते? या फिर उनके पास मन को साधने का कोई गहरा दार्शनिक विज्ञान है? जापानी मानस को समझने की पहली कुंजी है गमन, जिसका अर्थ केवल लाचारी में सहना नहीं, बल्कि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी व्यक्तिगत गरिमा, आत्म संयम और मानसिक संतुलन को डिगने ना देना है। जापानी संस्कृति ये मानती है कि संकट के समय रोना, चिल्लाना या अपनी विवशता का ढिंढोरा पीटना आंतरिक दुर्बलता का प्रमाण है, क्योंकि शिकायत करने से परिस्थितियां सुधरती नहीं, उल्टे जीवन ऊर्जा क्षीण होती हैं। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय जापानी व्यक्ति पहले एक गहरी सांस लेकर मौन साधता है। ये सन्नाटा कोई पराजय नहीं, बल्कि सामने वाले के उफान और अशांत माहौल पर अपने आत्म नियंत्रण की पहली विजय होती है। जापान के भूगोल ने वहां के निवासियों को पीढ़ियों से ये कठोर सत्य सिखाया है कि प्राकृतिक आपदाओं के आगे मनुष्य की सीमाएं तय हैं। इसी भौगोलिक यथार्थ से शिकता गानाई का सिद्धांत उपजा, जिसका सीधा अर्थ है कि जिस परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, उसे सहज भाव से स्वीकार कर आगे बढ़ जाना ही बुद्धिमता है। मानव मन का अधिकांश तनाव उन बातों के कारण पैदा होता है जो उसके नियंत्रण के दायरे से बाहर हैं, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार, सड़क का जाम या बीता हुआ कल। जापानी सोच ये स्पष्ट करती है कि व्यर्थ की चिंता में समय गंवाने की बजाय अपनी सारी एकाग्रता और ऊर्जा उस दिशा में लगानी चाहिए जो आपके हाथ में है, यानी आपका अगला ठोस कदम। जापानी घरों और प्राथमिक शालाओं में बच्चों को सबसे पहला संस्कार मेइवाकु ओ काकेनाई का दिया जाता है, जिसका अर्थ है कि आपके किसी भी व्यवहार से किसी अन्य व्यक्ति को तनिक भी असुविधा या मानसिक कष्ट ना पहुंचे। यही कारण है कि सार्वजनिक रेलगाड़ियों में कोई जोर से फोन पर बात नहीं करता। सड़कों पर हॉर्न बजाना दूसरों की शांति का हनन माना जाता है, और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान ना मिलने पर भी लोग कचरा अपनी जेब या बैग में रखकर घर लाते हैं। जब एक पूरे समाज का प्रत्येक नागरिक ये आत्म अनुशासन अपना लेता है कि वो दूसरों के लिए बाधा नहीं बनेगा, तो वातावरण से 80% यानी कि 80% अनावश्यक विवाद और तनाव अपने आप ही विदा हो जाते हैं। जापान की सामाजिक व्यवस्था की धुरी वा अर्थात सद्भाव है, जहां व्यक्तिगत अहंकार के टकराव से बचने के लिए सामूहिक शांति को सर्वोपरि रखा जाता है। इस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 2 स्तर पर काम किए जाते हैं। तातेमाय, जो सार्वजनिक रूप से दिखाया जाने वाला संयमित, सभ्य और शांत आचरण है, और होने, जो व्यक्ति के अंतर्मन के निजी विचार और भावनाएं हैं, जिन्हें वो केवल एकांत या अति विश्वसनीय दायरे में रखता है। जापानी समाज मानता है, यदि हर मनुष्य अपनी हर खींचतान और कड़वाहट को समाज के चौराहे पर उड़ेलने लगेगा, तो व्यवस्था नष्ट हो जाएगी।
इसलिए सार्वजनिक संवाद में संयम बरतना व्यक्तिगत पाखंड नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की रक्षा का पवित्र कर्तव्य है। जापानी शांति कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि बचपन से गढ़ा गया अभ्यास है, जहां आरंभिक वर्षों में बच्चों को किताबी ज्ञान के बोझ की बजाय नैतिकता, परस्पर आदर और आत्मनियंत्रण का पाठ पढ़ाया जाता है। विद्यालयों में ओशोजी की परंपरा के तहत कक्षा के छात्र, शिक्षक और प्रधानाचार्य मिलकर कक्षाओं, बरामदों और शौचालयों तक की सफाई स्वयं करते हैं। बचपन में ही जब झाड़ू हाथ में थमाकर ये बोध करा दिया जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो भीतर पलने वाले अहंकार की जड़ें कट जाती हैं। और जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार की दीवारें नहीं होती, उसे कभी व्यर्थ का क्रोध या अशांति स्पर्श नहीं कर पाती। जापानी दर्शन में ध्यान केवल आंखें मूंदकर एक कोने में बैठने का नाम नहीं है, बल्कि दैनिक कार्य में पूरी तरह विलीन हो जाना ही ज़ेन है। चाहे पारंपरिक चाय बनाने की रीति हो, कोई शिल्प हो या आधुनिक कार्यालय की फाइलें व्यवस्थित करना, जब मनुष्य अपने कर्म में 100% उपस्थित रहता है तो अतीत का संताप और भविष्य की अनिश्चितता स्वतः विलीन हो जाती है। इसके साथ ही काइजन अर्थात प्रतिदिन 1% के धीमे मगर निरंतर सुधार की पद्धति उन्हें किसी भी बड़े लक्ष्य के सामने हड़बड़ाने, घबराने या बर्नआउट का शिकार होने से बचाकर रखती है। जापानी संस्कृति में अधिक और निरर्थक बोलने को अपरिपक्वता का लक्षण माना जाता है, जहां संवाद के भीतर मां अर्थात दो विचारों के मध्य पड़ने वाले सूक्ष्म विराम का गहरा सम्मान किया जाता है। किसी भी बात का उत्तर देने से पूर्व 3 से 5 सेकंड रुककर शब्दों को तोलना उनके बौद्धिक संतुलन का परिचायक है, जिससे व्यर्थ के विवाद जन्म ही नहीं लेते। यदि इस जीवन दृष्टि को अपने जीवन में उतारना हो तो क्रोध के क्षणों में 24 घंटे मौन विराम लेना, अपनी सीमा से बाहर की सीमाओं को विदा करना और प्रतिदिन कुछ समय आत्म मंथन में बिताना ही वो मार्ग है जो मन को अचल शांति प्रदान करता है। शांति कोई बाह्य गंतव्य नहीं बल्कि चेतना का वो शांत सरोवर है जिसे हर व्यक्ति अपने भीतर हर क्षण निर्मित कर सकता है। बाहर का वातावरण चाहे जितना भी कोलाहलमय यानी कि अशांत क्यों ना हो, यदि अंतःकरण में गमन का संयम और स्वीकार्यता का बोध उपस्थित है तो संसार की कोई भी परिस्थिति आपको अपने केंद्र से विचलित नहीं कर सकती। अगर आप किसी और विषय पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया। मैं हूं आपका होस्ट विजेंद्र कंबोज।